नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले आज हुए हैं। सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 46 लाख ग्रामीण परिवारों की संपत्ति रजिस्ट्री का स्टाम्प शुल्क माफ करने का फैसला किया है, जिससे उनको कानूनी स्वामित्व मिलेगा। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिससे 4,865 युवाओं को 10,000 रुपए मासिक मानदेय भी मिलेगा। और इसके साथ ही कैबिनेट ने 7 विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने के लिए 33,240 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। गेहूं का समर्थन मूल्य 2,625 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ है। मैहर, कैमोर और निमरानी के अस्पतालों में 51 पदों पर भर्ती को मंजूर भी किया गया। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति और निगरानी को मजबूत करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो आज कैबिनेट में कई अहम फैसले हुए हैं। इन फैसलों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। युवाओं को बड़ा मौका मिलने जा रहा है। 46 लाख संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री का भी सरकार ने फैसला किया। युवाओं के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी शुरुआत होगी। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में धान के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रदेश के कई खरीदी केंद्रों और गोदामों में रखा हुआ जो धान था वो चूहे खा गए हैं। इससे किसानों से जुड़ा हुआ गंभीर मामला कांग्रेस ने बताया और विपक्ष ने सदन में तत्काल चर्चा की भी मांग की। लेकिन स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी विधायक भड़क गए, सदन के गर्भगृह तक पहुंचे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। देखिए रिपोर्ट। बजट सत्र के 7वें दिन कांग्रेस ने धान मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया। विपक्ष का आरोप, चूहों ने खाया किसानों का धान, किसानों को नुकसान। सरकार ने धान खरीदी और भंडारण पर दी जानकारी। 25 लाख किसानों से धान खरीदी की गई। किसानों को 46,277 करोड़ रुपए का भुगतान। 10 मार्च तक खरीदी केंद्रों में संग्रहित करीब 128.628 लाख टन धान का निराकरण। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने लाया स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी विधायक भड़के। सत्ता पक्ष से तीखी नोकझोंक के बाद विपक्ष का वॉकआउट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान धान के भंडारण का मुद्दा सदन में गरमा गया। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव लाते हुए आरोप लगाया। डॉक्टर महंत ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर धान की खरीदी होती है। यदि उसके सुरक्षित भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो इसका सीधा नुकसान किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा। उन्होंने इस गंभीर मामले पर सदन में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की। हालांकि सदन के सभापति ने इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी विधायक नाराज हो गए और विरोध जताते हुए सदन के गर्भगृह तक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा, प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष करीब 25 लाख किसानों से लगभग 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। मैंने वहाँ एक आंकड़ा रखा था कि अगर इतने धान अगर मुसवा खाते तो 60 करोड़ मुसवा आता छत्तीसगढ़ में, जो इस तरह से कोई आंकड़े आपने नहीं देखा होगा। ये सिर्फ चूहे के नाम से खुद ये सब लोग छत्तीसगढ़ के बजट को, गरीबों की थाली को खा दिए हैं। इसलिए हमने आज मुसवा और जिसको चूहा भी कहते हैं उस नाम से स्थगन लगाया था। पूर्व में देखा जाए तो 4.5% शॉर्टेज, 2.5% शॉर्टेज, 5-6% तक के शॉर्टेज और हमारे इस कार्यकाल में 2% से भी कम का शॉर्टेज है। और इतना शॉर्टेज रहते हुए अपने कार्यकाल में ये लोग कुछ नहीं बोले और कुछ नहीं किए और जबरदस्ती का इधर आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से धान खरीदी और भंडारण की व्यवस्था को लेकर संतोषजनक दावे किए गए, लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया। इसी मुद्दे को लेकर के सदन में तीखी नोकझोंक और हंगामे का दौर चलता रहा। धान और चूहों के आरोपों के बीच विधानसभा का बजट सत्र आज सियासी गर्मी से भरता नजर आया। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर।
इधर बलरामपुर कांग्रेस में अंतर कलह खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टी के नव नियुक्त जिला उपाध्यक्ष आरती सिंह, जिला महामंत्री संजीव गुप्ता के साथ ही 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा सौंप दिया। पिछले 2 दिन से इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरिहर यादव ने लगातार इस्तीफों के क्रम को बीजेपी के सिर पर मढ़ दिया। हरिहर यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भाजपा के इशारे पर इस्तीफा सौंप रहे। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि आपसी तालमेल की कमी की वजह से कार्यकर्ता नाराज हैं और नेताओं के बीच इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। इधर बीजेपी के जिला महामंत्री भानु प्रकाश दीक्षित ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया। कहा कि इस्तीफे का दौर उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है। देखिए रिपोर्ट। 2 मार्च 2026 को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ने बलरामपुर कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन किया था, जिसके बाद से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं में कार्यकारिणी को लेकर असंतोष उभरा था और पार्टी के अंदर खाने से दर्जन भर पदों से इस्तीफे की चर्चा तेज हुई थी। और हुआ भी वही। कांग्रेस पार्टी जिला उपाध्यक्ष आरती सिंह, पार्टी के जिला महामंत्री संजीव गुप्ता, 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इस्तीफे को भाजपा का षड्यंत्र करार दे रहे हैं, जबकि इस्तीफों में स्पष्ट रूप से परिवारवाद को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर के नेताओं की उपेक्षा का उल्लेख है। जैसे सोशल मीडिया में हम लोगों का जो ग्रुप है उसमें तो इन लोगों का आया नहीं था। जो कल जारी हुआ है वो बीजेपी ग्रुप से ही दिखावा सुनने को मिला है। तो ऐसा लगता है कि कहीं मेरे अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी थोड़ा सा सकपकाहट में तो है कि काम जो है कांग्रेस का बड़ा मजबूती से हो रहा है, तो क्यों नहीं इनके बीच में षड्यंत्र कर खरमंडल करे। तो हो सकता है कि बीजेपी का इसमें हाथ हो। इधर भाजपा ने कांग्रेस में लगातार इस्तीफों के क्रम को लेकर कहा कि यह कांग्रेस की अंदरूनी कला है जो खुलकर सामने आ गई है। इसमें किसी प्रकार का भाजपा का षड्यंत्र नहीं है। भाजपा के जिला महामंत्री भानु प्रकाश दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद के नाम पर कलह कोई नई बात नहीं है। इस्तीफे पे इस्तीफे उनके कार्यकर्ता दे रहे हैं, इसका कहीं न कहीं उन्होंने आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर, जो बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस पर कि ऊपर लेवल से लेकर नीचे तक लगातार परिवारवाद का आरोप लगा है और वो फील्ड में नजर भी आ रहा है। बहरहाल कांग्रेस जब प्रदेश के सत्ता में रही और जिले के 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक रहे, तब भी कांग्रेस के भीतर खाने से उपेक्षा की खबरें निकल कर आती रही हैं। लेकिन कांग्रेस में हो रही इस्तीफों का ठीकरा कांग्रेस भाजपा के सिर मढ़ने का काम कर रही है और भाजपा कांग्रेस को नसीहत देते नजर आ रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की यह कलह भविष्य में होने वाले चुनाव परिणाम पर कितना असर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के त्रिपुरी गांव में अफीम की अवैध खेती मिलने से हड़कंप मच गया है। त्रिपुरी गांव में करीब 2 एकड़ खेत में अफीम के पौधे मिले हैं। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची जांच पड़ताल शुरू की है। ग्रामीणों की जानकारी पर इस पूरी खेती का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक खेत को लीज पर देकर अफीम की खेती की गई थी। पुलिस ने 2 खेत मालिकों को गिरफ्त में लिया, उनसे पूछताछ शुरू की है। ये इलाका झारखंड के लातेहार और जशपुर जिले की सीमा से लगता है, जिसके बाद जांच और ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि अफीम की खेती के पीछे आखिर कौन लोग हैं, आखिर किसने इस तरह की खेती की। तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग के बाद बलरामपुर में अफीम की खेती पकड़ी गई है। नशे के सौदागरों के खिलाफ, नशे के व्यापारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और तमाम ये जो बातें हैं, जैसे दुर्ग की घटना ले लीजिए, जैसा कि मेरे को एक्चुअल जानकारी नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कई सालों से चल रहा था, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है त्वरित कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में जानकारी मिली, चूंकि अब एक जगह की जानकारी मिल गई है तो प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में आ गया है कि हर जगह हम जानकारी लें। कहीं भी इस टाइप का अगर कोई खेती हो रहा हो या कोई भी ऐसी गतिविधियां हो रही है उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो लगातार। तो सुना आपने, कार्रवाई लगातार सरकार कर रही है, ये कहना है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्ण कुमार जुड़ गए, ज्यादा अपडेट देंगे इस खबर पर। कृष्ण कुमार, अभी दुर्ग का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि बलरामपुर में 2 एकड़ खेत में अफीम पकड़ी गई है, खेती अफीम की हो रही थी। क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है इस खेती को लेकर? कौन है मालिक इस खेत का, क्या अपडेट है? जी देखिए, मैं बता दूं कि जो खेत है वो ग्रामीणों का खेत है और ग्रामीणों ने खेती करने के लिए खेत को जो है
लीज पर दी हुई थी। जो झारखंड बिहार के जो लोग हैं उनका उन्होंने लीज पर लिया हुआ था, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। और पुलिस ने जो है प्रारंभिक रूप से जो खेत मालिक हैं उनको हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि जो खेती करने वाले हैं वो हैं कौन, और वास्तविक में वो खेती करके उसका करना क्या चाह रहे थे, उसका उपयोग क्या था, उसको मतलब कहाँ खपाते। बिल्कुल कृष्ण कुमार, इसे कहाँ खपाने की तैयारी थी, आखिर असली आरोपी कौन है? क्योंकि एक दिन में तो इतनी बड़ी खेती नहीं हो जाती है, धीरे धीरे करके खेत में अफीम उगाई गई होगी। कब से ये गोरख धंधा वहां पर चल रहा था? क्या किसी को कभी भनक नहीं लगी? पहले क्यों इसकी शिकायत नहीं की गई ग्रामीणों की तरफ से? जी देखिए, जिस तरीके से दुर्ग का मामला सामने आया था उसके बाद से ये मामला जो है तूल पकड़ा और सोशल मीडिया में अफीम किस तरीके की होती है वो दिखाई गई, वो लोगों ने देखा। उसके बाद लोगों को लगा कि ये अफीम हो सकता है, तो उन्होंने इसकी जो है शिकायत पुलिस से की थी और पुलिस ने फिर उस जगह का मुआयना किया, तो पुलिस को पता चला कि ये अफीम है। उसके बाद से इस मामले में फिर कार्रवाई जो है वो शुरू की गई और अभी भी कार्रवाई जो है पुलिस कर रही है। ठीक है, तो फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप भी नजरें बनाए रखिएगा, जो भी आगे अपडेट होंगे खबर के हम आपसे लेते रहेंगे कृष्ण कुमार। तो दुर्ग में अफीम की अवैध खेती का भी जिक्र करना बेहद जरूरी है। इस पूरे मामले में प्रशासन ने क्योंकि बहुत बड़ा एक्शन लिया है। ग्राम समूदा से ये खबर थी, जहां पे मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकर से जुड़े हुए ठिकानों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने आरोपी के भाई ब्रिजेश ताम्रकर की अवैध दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। जी हाँ, ये कार्रवाई तहसीलदार के नेतृत्व में की गई है, जहां पे बड़ी संख्या में प्रशासनिक टीम और पुलिस बल मौजूद रहा। इससे पहले पुलिस ने बीजेपी नेता विनायक ताम्रकर के साथ ही 2 आरोपियों को अफीम की खेती के मामले में गिरफ्तार भी किया था। प्रशासन का कहना है कि अवैध गतिविधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई होती रहेगी। इलाके में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप का माहौल है। तो दुर्ग में अफीम पर एक्शन हुआ है। बीजेपी नेता के भाई के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया, उसे जमींदोज कर दिया गया। खेती जो हो रहा है इसमें इसी के अंदर अफीम की खेती है। सामने मक्का है और इसके अंदर अफीम है। देखिए आप, कई कई पौधे हैं जो गोल गोल है और इस सामने जंगली पौधा जो होते हैं, इसको अमेरिकन पौधा वो लगा दिया गया है ताकि ये दिखे मत। पूरा इसके अंदर अफीम की खेती और बगल में नदी है। शुरुआत इसका इसलिए हुआ कि होली के दिन बच्चे यहाँ पर लकड़ी लेने आए थे और लकड़ी ले जाके जलाए तो उसका फल बच गया। जब यहाँ के सरपंच ने उसको नेट पे चेक किया कि किसका फल है, तो पता चला कि वो नेट से बताया, गूगल ने बताया कि तो अफीम है। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई, पुलिस ने पूरा बैरिकेडिंग कर दिया है और इसमें भाजपा से जुड़े हुए नेता, उनके जो साथ में डॉक्टर ताम्रकार है, उनके नाम पे जमीन है। अब जांच की जा रही है आखिर इसमें जमीन किसका है, खेती कौन कर रहा था। कुछ राजस्थान के लोगों का नाम आ रहा था। आखिर इतने बड़े स्तर पे इस किनारे खेती की जा रही है तो लोगों को पता कैसे नहीं चला, कब से खेती की जा रही है, ये जांच की जा रही है। यहाँ पर मेरी साहब हैं एसडीएम, उनकी अगुवाई में जांच चल रही है। मणिशंकर चंद्रा साहब हैं एएसपी, वो जांच कर रहे हैं। अब आगे इस मामले में क्या खुलासा देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़े स्तर पर कार्रवाई तो यहाँ पर चल रही है, ये कहा जा सकता है। दुर्ग के श्रीनाथ नदी से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। 5 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट घेराव करने के लिए पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी हो गई है। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे लगभग 2 दर्जन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नजरबंद किया। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुछ दिन से एनएसयूआई के कार्यक्रमों को प्रशासन ने रोक रखा है, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के और बीजेपी के समर्थित संगठन के कार्यक्रमों को परमिशन मिल जाती है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इसके विरोध में वो ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि प्रशासन लगातार एनएसयूआई के कार्यक्रमों को जबरन रुकवा देता है। इधर अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संगठन से भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया, हमने समझाइश दे दी है, बैठकर चर्चा करने को कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा आज बहुत सारी मांगों को लेकर यहाँ पे एक कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रमुख रूप से उनकी जो मांगे थी पहले कि जो आए दिन देखने को मिला है कि एनएसयूआई के द्वारा जो कार्यक्रम करवाते हैं उसको जिला प्रशासन के द्वारा दबाव डालकर उसको बंद करा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम होते हैं, चाहे होली में डीजे बजाने को, लेकिन फिर भी उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। लोकतंत्र में अपना विरोध दर्ज किया जाता है, अपनी बातों को रखा जाता है, उसमें कार्रवाई करने के बजाय हमारे छात्र नेताओं के ऊपर जिस तरह से इन्होंने कार्रवाई की है, उनके गिरफ्तार किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। वाटर कैनन का उपयोग कर रही है पुलिस, शांतिपूर्ण तरीके से बात करनी चाहिए। वहाँ पर सभी नेताओं ने ये कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और कलेक्टर से मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं,
लेकिन कोई अधिकारी वहाँ पर उनसे बात करने के लिए नहीं आया, और जिससे वहाँ पर माहौल थोड़ा उत्तेजित हुआ। रोजगार आंदोलन के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। उनने अपनी 2-3 मांग रखी, जैसे कि उनका ये कहना था कि उनके 2-3 प्रोग्रामों को स्पेसिफिक संगठन के रूप में टारगेट करके जिला प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो हमने उनको समझाइश दी है और उनके जो भी मांगे थे उनके ज्ञापन के रूप में हमने रिसीव किया है। अगर उनकी कोई शिकायत है तो उसमें हम लोग जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, और किसी के व्यक्ति या किसी भी संगठन या किसी भी विशेष के प्रति हम लोग कोई भी भेदभाव जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता और ना किया जाए। इसके साथ ही फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NH 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।